अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और ये फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन कहलाती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचती है। लेकिन ये फोर्स सिर्फ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को नहीं, बल्कि ये मून को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है। बल्कि मून ही क्या, एक्चुअली इसी फोर्स की वजह से जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड सन। सो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन, ये ही आज का हमारा टॉपिक है। और एक्चुअली ये जो ग्रेविटेशन की फोर्स है ना, इसको स्टडी करने के लिए एक लॉ है। और उस लॉ के ज़रिए जो है ना, हमें सारी बातें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। और ये लॉ कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो पूरा का पूरा यही लॉ जो है वो आज हमें समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट से। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। इस यूनिवर्स के अंदर, इस कायनात के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ अर्थ नहीं अट्रैक्ट करती, बल्कि इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी पाई जाने वाली बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। सही है, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून और ये सब जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और हत्ता कि हम भी अट्रैक्ट करते हैं, दीवार हमें अट्रैक्ट करती है, हम दीवार को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। और ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि जो जिन दो बॉडीज के दरमियान में आप फोर्स मालूम करना चाह रहे हैं, आप उन दोनों मासेस को मल्टीप्लाई करें। अगर उनका प्रोडक्ट ज़्यादा आ गया, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कराना, अगर उनको मल्टीप्लाई करा के बड़ा आंसर आता है तो इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशन ज़्यादा है। और अगर दो बॉडी के मासेस को मल्टीप्लाई कराकर आंसर छोटा आ गया तो इसका मतलब फोर्स कम हो जाएगी। तो फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और इनवर्सली किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इनवर्सली डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि उनके सेंटर्स के दरमियान में जो फासला है ना, उस पे इन्वर्सली डिपेंड करती है। उसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उस पर इन्वर्सली डिपेंड करेगी। मतलब अगर आपने डिस्टेंस का स्क्वायर किया, ठीक है, और आंसर बड़ा आ गया, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया, तो इसका मतलब फोर्स कम होगी। इन्वर्स का मतलब होता है वो फोर्स कम हो जाएगी। और अगर आपने उन दोनों बॉडीज़ के दरमियान में डिस्टेंस का स्क्वायर किया और वो आंसर जितना छोटा आएगा, उतनी ही फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसको आप ऐसे समझ लो, मैग्नेट है। अब मैग्नेट, जितने बड़े बड़े मैग्नेट होंगे ना, वो एक दूसरे को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेट्स के साइज के, समझ लो। तो ये प्रोडक्ट वाली बात आ गई। और जितना आप मैग्नेट्स को दूर करते हैं, उतना उनके दरमियान की फोर्स कम होती रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जितने दूर होते रहते हैं, उनके दरमियान की ग्रेविटेशन भी कम होती रहती है। मास ज़्यादा, मासेस का प्रोडक्ट ज़्यादा, तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा। और अगर फासला ज़्यादा तो फोर्स कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये बॉडी हो गई, इसका मास है m1, ठीक है, छोटी बॉडी है। और ये आ गई एक दूसरी बॉडी जिसका मास जो है वो ज़्यादा है, इसके मास को नाम दे देंगे हम m2 का। ठीक है, और दोनों का पहले तो सेंटर निकाल लो। ये इसका सेंटर है और ये आ गया इसका सेंटर। और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, इसको r से जाहिर करेंगे। तो जो मैं कह रहा था ना, मासेस का प्रोडक्ट, बेसिकली वो m1 को m2 से मल्टीप्लाई करा के अगर आंसर बड़ा आ गया तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा है, और अगर आंसर कम आ गया तो फोर्स कम है। और इन्वर्सली डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। जितना इनके दरमियान का डिस्टेंस का स्क्वायर का आंसर ज़्यादा आएगा, उतना फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये दोनों की फोर्स होती है, ये बात याद रखना। ये वाली बॉडी भी फोर्स अप्लाई करती है, ये वाली बॉडी भी फोर्स अप्लाई करती है। लेकिन जाहिर सी बात है, फोर्सेस तो बराबर है, पर मूव कौन सी बॉडी करेगी अट्रैक्ट करने की वजह से? जाहिर सी बात है, छोटी वाली बॉडी बड़ी वाली बॉडी की तरफ जाएगी, ना कि बड़ी वाली बॉडी छोटी वाली बॉडी की तरफ जाएगी। जैसे सन और अर्थ के दरमियान में फोर्सेस तो दोनों बराबर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन। इसी तरीके से जितनी फोर्स अर्थ मुझ पर अप्लाई कर रही है, मैं भी अर्थ पे उतनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, मेरा वजन कम है, इस वजह से जब मैं उछलता हूँ तो मैं नीचे आता हूँ, ना कि अर्थ ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो हल्की बॉडी मूव करती है, वरना फोर्स बराबर होती है। अच्छा जी, मैथमेटिकली इसको ऐसे समझ लो कि स्टेटमेंट के मुताबिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है? प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पर ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है, इसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। यानी कि इसके मास को इसके मास से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो फोर्स इस पर डिपेंड करती है डायरेक्टली। मतलब कि अगर आंसर ज़्यादा आ गया तो फोर्स ज़्यादा, आंसर कम आ गया तो फोर्स कम।
और लॉ का दूसरा हिस्सा कह रहा था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ये जो सेंटर्स है ना, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंड करती है। इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ इनवर्सली डिपेंड करता है 1/r² के। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन आमने सामने लिख देते हैं। इनवर्स ऊपर और नीचे लिखा जाता है, तो मासेस के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंड करती है फोर्स, और डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करती है। डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा। ठीक है, तो अगर इनको हम कंबाइन करें दोनों इक्वेशंस को, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन करें तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ था m1 m2 डिवाइडेड बाय r², और अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और कुछ कांस्टेंट आता है। तो देखो m1 m2 अपॉन r² तो अपनी जगह पर है, यहाँ आने वाला एक कांस्टेंट होता है। वैसे तो आमतौर पे कांस्टेंट को कैसे जाहिर कर देते हैं, बट जो यहाँ पे कांस्टेंट आता है उसको कैपिटल G से जाहिर किया जाता है। ठीक है, और ये जो कैपिटल G है बेसिकली ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो कैपिटल G है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी एक वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है इस कैपिटल G की, 6.673 10⁻⁻11। मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी है। यही वजह है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। पर भाई अर्थ की अट्रैक्शन तो हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन कभी दीवार की अट्रैक्शन महसूस नहीं करी, या बराबर में बैठे हुए बंदे की अट्रैक्शन महसूस नहीं करी। वो इस वजह से कि हमारे मासेस कम है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करा भी देते हैं तो आंसर छोटा आता है। और जब वो इस कैपिटल G की इतनी छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर ना होने के बराबर हो जाता है। तो यही वजह है कि ये फोर्स होती तो पूरे यूनिवर्स में, लेकिन ये मैसिव बॉडीज के दरमियान में ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है। जिनके मासेस कम होते हैं तो ये कैपिटल G उनकी वैल्यूज को काफ़ी हद तक कम कर देता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से आप निकाल सकते हैं इस लॉ से। पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पाई जाती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में उनके मासेस की वजह से। यानी कि जिन बॉडीज के मासेस होते हैं उनके दरमियान में ये फोर्स पाई जाती है। ठीक है, मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, मास जितना कम होगा फोर्स उतनी कम होगी। जैसे मैंने आपको बता दिया, प्लैनेट्स के दरमियान में जो फोर्स है ना ये ज़्यादा है, और बाकी जो हल्की बॉडीज़ हैं उनके दरमियान में फोर्स कम होती है। अच्छा, ये पूरे यूनिवर्स में पाई जाती है। जो हमारा कानून है ये सिर्फ अर्थ पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई होता है, पूरी कायनात पे अप्लाई होता है। हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अच्छा, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है हमेशा, यानी कि दो बॉडीज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं दोनों की तरफ से फोर्स बराबर होती है। लेकिन जाहिर सी बात है मूव हल्की वाली बॉडी करेगी, पर ये बात आप जहन में बिठा लें कि दोनों से जो अप्लाई होती है फोर्स वो सेम होती है, इक्वल होती है। अच्छा, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। वो दो बॉडीज पानी के अंदर हैं, हवा के अंदर हैं, कि वैक्यूम में हैं, खला में हैं, स्पेस में हैं, इन पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ डिपेंड करती है मासेस पर और उनके दरमियान में मौजूद फासले के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो ये आगे डायरेक्ट इक्वेशन होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये मैंने आपको बता दिया। और इन्वर्सली किस पर डिपेंड करती है, इन्वर्स इक्वेशन होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मासेस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और याद रखना इंपॉर्टेंट बात, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है, दोनों की फोर्सेस बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, क्योंकि हमने देखा था कि जो फोर्स है वो इस तरीके से बराबर आ रही थी ना, एफ प्रोपोर्शनल है 1/r²। तो कोई भी कानून अगर उसके डिवाइड में ऐसे r² लिखा होता है ना, तो उसको कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। एफ प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ठीक है भाई, अब जरा डिफरेंस समझ लो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी ये क्या हो गया। हम तो स्मॉल जी पढ़ते आ रहे थे, क्या ये सेम है? नहीं बच्चों, स्मॉल जी को लिखने का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होगा, कैपिटल जी को लिखने का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होगा। देखो, जो हम स्मॉल जी लिखते थे तो उसका नाम था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि एक्चुअली होती है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पर यूनिट मास कितनी लग रही होती है, यानी कि जो वेट है वो पर यूनिट मास कितना लग रहा होता है। ठीक है, उसको फिर हम स्मॉल जी से जाहिर करते हैं।
जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। जबकि अभी जो मैंने आपको कैपिटल जी बताया, ये एक्चुअली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, जो कि पूरी यूनिवर्स में सेम रहता है। इट हैज़ सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। कैपिटल जी की वैल्यू पूरी यूनिवर्स में सेम रहती है। और ये जो स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेस पर। मतलब अर्थ पे डिफरेंट है, मून पर डिफरेंट है, किसी और प्लेनेट पर डिफरेंट है, और हत्ता के अर्थ पे भी मुख्तलिफ होती है। आप अगर अर्थ पे पोल के करीब हैं तो डिफरेंट होगी, इक्वेटर के करीब हैं तो डिफरेंट होगी। तो कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पर जो स्मॉल जी है जाहिर सी बात है वो चेंज होता रहता है। अच्छा, कैपिटल जी की वैल्यू मैंने आपको बताई, याद कर लो इसको, 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और स्मॉल जी तो हम पढ़ते आ चुके हैं काफ़ी मरतबा कि उसकी सरफेस के करीब की वैल्यू 9.8 होती है, या आप चाहो तो इसको 10 मीटर पर सेकेंड राउंड ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये 3 डिफरेंसेस ना दोनों के आप याद कर लो, जो कि पेपर के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस आ सकते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी के दरमियान में। ठीक है भाई, अब ये समझना है कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं इक्वल फोर्स से, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में, हम ऐसा कह सकते हैं। वैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। बट अब हम जानते हैं कि हम उसको ग्रेविटेशन लॉ से रिलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है इस फोर्स से, जो कि इक्वल होती है बट अपोजिट होती है डायरेक्शन में। जैसे मिसाल के तौर पे बॉडी आ गई m1, और ये जो बॉडी है ये हो गई m2 के बराबर। ठीक है, और हमें पता है कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से नापा जाता है, जिसको हम r से जाहिर कर देंगे। ठीक है, ये बराबर आ गया r के। अब दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लो इसकी फोर्स को मैं बोल देता हूँ F12। F12 का मतलब 1 की फोर्स जो 2 पे अप्लाई हो रही है, और F21 का मतलब हो गया M2 की फोर्स जो M1 पे अप्लाई हो रही है। ये 12 और 21 नहीं लिखा हुआ बच्चों, ये लिखा हुआ है F12। 12 का मतलब M1 की फोर्स जो 2 पर लग रही है, और F2 का मतलब हो गया जो 2 की फोर्स 1 पे लग रही है। तो हमारा लॉ ये कहता है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं इसकी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो, F12 बराबर आएगा कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 1। और अगर मैं इसकी फोर्स को लिखूंगा तो इसकी फोर्स को ऐसे लिखा जाएगा कि F21 बराबर आएगा कैपिटल जी, और इसकी फोर्स है तो हम लिखेंगे M2 M1 ओवर आर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 2। अब आप नोटिस करो कि चीज़ों को अगर मल्टीप्लाई कराएं तो आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप M1 को M2 से मल्टीप्लाई कराओ तब भी वही आंसर आएगा, M2 को M1 से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी वही आंसर आएगा। भाई 3 2 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, तो नंबर्स को तो आगे पीछे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो फोर्सेज होती हैं बस इसमें एक ही चीज़ का फ़र्क है, और वो होता है डायरेक्शन का। F12 बराबर तो होती है F21 के, बस दोनों में एक ही डिफरेंस होता है डायरेक्शन का। अगर मिसाल के तौर पे ये अप्लाई हो रही है टूवर्ड्स राइट साइड, तो आप देख लेंगे कि F21 जो है वो अप्लाई हो रही है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। सो ओनली डिफरेंस जो हमारे पास आता है वो आता है डायरेक्शन का। ठीक है, तभी हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो मान लो कि मैं अगर F12 को 1 की फोर्स जो 2 पर लग रही है उसको मैं कंसिडर कर लूँ एक्शन फोर्स के नाम से, तो F21 रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। सही ना। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, कि M1 ने M2 को अट्रैक्ट करा तो बदले में M2 ने भी M1 को अट्रैक्ट करा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्शन इक्वल होता है रिएक्शन के, बट अपोजिट होता है इन डायरेक्शन के। ठीक है ना। तो जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास अर्थ है, और अर्थ जो है वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करती है, जो मून है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है। जो मून है वो इस तरीके से रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ। तो एक्चुअली वो जो रिवॉल्व कर रहा है वो सिर्फ रिवॉल्व करता ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ठीक है, अगर थोड़ा सा ऊपर से देखोगे तब भी आपको नजर आ जाएगा कि अर्थ अगर ऐसे है, ये उसका ऑर्बिट है, तो इस तरीके से मून जो है वो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में अराउंड अर्थ के। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है अर्थ के मास पे, वो डिपेंड कर रहा है मून के मास पे, और वो डिपेंड कर रहा है इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है। और वो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से नापा जाता है, जिसको हमने आर से जाहिर किया था। तो ग्रेविटेशन का काम सिर्फ चीज़ों को गिराना नहीं है, बल्कि ग्रेविटेशन चीज़ों को रिवॉल्व करवाने का भी
काम करती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, सो ये था आज का हमारा आसान सा लेक्चर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, तो बहरहाल मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ किसी ने सुनने वाले तो है नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।